नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक है, अच्छे हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं। देखिएगा, आज अपन महासागर के धाराओं के अंदर नेक्स्ट चैप्टर में बात करने वाले हैं अटलांटिक महासागर की जो धाराएं हैं उनके बारे में। अपन ने ये चीज तो अच्छे ढंग से जान ली है, पहचान ली है कि धाराएं क्यों उत्पन्न होती हैं, आखिर उनकी वजह क्या है और किस प्रकार से वो अपनी दिशाएं बदलती हैं, उनकी उत्पत्ति के कारक कौन कौन से हैं और उनके दिशा परिवर्तन के कारण हैं अब वो कौन कौन से हैं। आइएगा अपन स्टार्ट करते हैं अब नई बात को। और वो बात क्या है? वो बात ये है कि महासागरों के अंदर क्या होता है। तो आपका उत्तर आ जाएगा महासागरों के अंदर, भाई साहब अपने को याद रख लेना है, महासागरों के अंदर क्या आपका धाराएं चलती हैं। और ये जो धाराएं चलती हैं ये किस प्रकार से चलती हैं, कौन कौन सी चलती हैं, आपको यहां पर देख लेना है। और मैं यहां कहता हूं कि ये एक रेखा मैंने खींच दी है, इस रेखा का नाम क्या है? तो आपका उत्तर आएगा सर, इस वाली रेखा को नाम दिया जाता है भूमध्य रेखा। ये वाली जो आप रेखा देख रहे हैं सर, इस वाली रेखा को नाम क्या दिया जाता है? तो आपका उत्तर बनेगा इस वाली रेखा को सर नाम दिया जाता है भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा नाम दिया जाता है? इसे भूमध्य रेखा नाम दिया जाता है। चलो ठीक बात है, आपकी बात से हम लोग सहमत हैं कि इस वाली रेखा को नाम क्या दे दिया गया सर? इस वाली रेखा को नाम दे दिया गया भूमध्य रेखा। ठीक बात है। अब जरा गौर कीजिएगा मेरी बात पर। यह भूमध्य रेखा है और भूमध्य रेखा के जस्ट उत्तर में, ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के जस्ट उत्तर में यानी इधर इधर क्या करता है? एक जल गति करता है। अब ये जो जल गति करता है इसको नाम क्या दिया गया है? इस गति करते हुए जल को नाम दिया जाता है, क्या नाम दिया जाता है भाई साहब? तो सुनिएगा मेरी बात, इस वाले जल को नाम दिया जाता है उत्तर विषुवत रेखीय धारा। क्या नाम दिया जाता है इस वाले जल को? तो आपका उत्तर बनेगा इस वाले जल को नाम दिया जाता है उत्तर विषुवत रेखीय धारा। गौर करना मेरी बात पर, ये उत्तर विषुवत रेखीय धारा है। और जस्ट अगर नीचे की बात कर लेंगे भाई, विषुवत रेखा के दक्षिण में, विषुवत रेखा के अगर दक्षिण में अपन बात करते हैं तो यहां एक धारा आती है जिसका नाम क्या आ जाएगा? इसका नाम आ जाएगा दक्षिण विषुवत रेखीय धारा। वो आ गई उत्तर विषुवत रेखीय धारा और ये आ गई दक्षिण विषुवत रेखीय धारा। अब सुनना और गौर करना, इन दोनों धाराओं का जल यूं आता है, उसके बाद ये दक्षिण विषुवत रेखीय धारा ये यूं चलती है। ठीक है, अब ये यूं चलती है तो अभी देखेंगे इसको क्या नाम दिया जाता है और क्यों दिया जाता है, ये भी अपन जानेंगे। भाई इसे क्या नाम दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, दोनों ही बातों के ऊपर अपन चर्चा करने वाले हैं। इस वाली धारा को नाम क्या दिया जाएगा? आपका उत्तर आएगा सर, इस वाली धारा को नाम दिया जाता है ब्राजील की धारा। इस वाली धारा को क्या नाम दिया जाता है? ब्राजील की धारा नाम दिया जाता है। और इसी दौरान क्या होता है ना, इसी दौरान याद रखना है, इधर से एक ध्रुवीय क्षेत्र का ठंडा जल आता है और ये जो ठंडा जल आ रहा है साथियों, इस वाली धारा को क्या नाम दिया जाता है? इसे नाम दिया जाता है फॉकलैंड की धारा। यानी ये वाला जो ठंडा जल आ रहा है इसे नाम दिया जाता है फॉकलैंड की धारा। इसे क्या नाम दिया जाता है? आपका उत्तर बनेगा इसे फॉकलैंड की धारा नाम देते हैं। और जैसे ये फॉकलैंड की धारा बन जाती है, इधर से ब्राजील की धारा गर्म है, फॉकलैंड की धारा ठंडी है, और अब इन दोनों धाराओं के मिलने के बाद ये वाला जल यूं गति करता है। और ये यूं गति करता है, कौन से महासागर में गति कर रहा है? आपका उत्तर बनेगा ये दक्षिण अटलांटिक में गति कर रहा है। और जब ये दक्षिण अटलांटिक में गति करता है तो इसको नाम दिया जाता है दक्षिण अटलांटिक प्रवाह। इसे क्या नाम दिया जाता है? दक्षिण अटलांटिक ड्रिफ्ट कह दें या दक्षिण अटलांटिक प्रवाह कह दें। ये कैसा है? ये ठंडा है। क्यों? ब्राजील की धारा कोई बड़ी गर्म जल धारा नहीं है, ब्राजील की धारा कोई बड़ी गर्म जल धारा नहीं है। और ये बात तो अपन पहले भी कर चुके हैं कि विषुवत रेखा के पास से जो जल राशि है जो गति करती है वो गर्म होगी। ये गर्म है, इस वाले तट पे आके टकराएगी। हालांकि अभी अपन एक एक की डिटेल में चर्चा करेंगे, एक एक को लिखेंगे, तब बात करेंगे कि दक्षिण विषुवत रेखीय जो धारा है, ये धारा जैसे ही इस ब्राजील के तट के पास आती है, यहां से इसकी दो ब्रांचेज बनती हैं।
एक ब्रांच इसकी है ये ब्राजील की धारा के रूप में, और एक इसकी शाखा इस तट से टकराकर ये जो उत्तर विषुवत रेखीय धारा है इसको और ज्यादा मजबूत बनाने में अपना योगदान देती है। यहां ये गर्म जल आया, ये लगभग 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक आता है। कितने डिग्री तक? 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक। इसी दौरान ध्रुवीय क्षेत्र का जो ठंडा जल है वो इधर आके इसमें मिलता है, और उस धारा का नाम है फॉकलैंड की धारा। फॉकलैंड की धारा के बाद में ये चूंकि पछुआ पवनों का क्षेत्र है, और इन पछुआ पवनों से प्रेरित होकर ये यहां पर महासागरीय जल ये पश्चिम से पूर्व की ओर चलता है, और ये जो पश्चिम से पूर्व की ओर चल रहा है ये जल जैसे ही जाकर ये जल इस वाले तट से यूं बढ़ता है, इस वाली धारा को नाम दे दिया जाता है बेंगुला की धारा। प्रश्न बनेगा इस वाली धारा को नाम दे दिया जाता है कौन सी धारा? आपका उत्तर बनेगा सर इस वाली धारा को कहते हैं बेंगुला की धारा। अब मुझे बताइएगा आपको कोई दिक्कत है क्या? इस वाले महासागर की धाराओं में मुझे लगता नहीं आपको कोई दिक्कत आएगी। ये ब्राजील की धारा आ गई, ये फॉकलैंड की धारा आ गई, ये अटलांटिक का दक्षिणी भाग है तो दक्षिणी अटलांटिक धारा या प्रवाह आ गया, और जैसे इधर गए तो इस धारा को नाम पड़ गया बेंगुला की धारा। सुनना, समझना और गौर करना। इधर से दक्षिण विषुवत रेखीय धारा, इधर से उत्तर विषुवत रेखीय धारा, और ये जो दक्षिण विषुवत रेखीय धारा, ये जो उत्तर विषुवत रेखीय धारा, इन दोनों धाराओं के बीच में भाई इधर से जब पानी लगातार यूं आएगा तो इस वाले भाग पर जलराशि बहुत ज्यादा इकट्ठी हो जाएगी, और ये जो जलराशि इकट्ठी हो जाएगी यहां जल का तल ऊपर उठ जाएगा थोड़ा, और जब यहां जल का तल ऊपर उठ जाएगा तो इसके ठीक दोनों के बीच में, इन दोनों के ठीक बीच में एक जल राशि यूं गति करेगी, और ये जो जल राशि गति करती है इस जल राशि को नाम मिलता है प्रति विषुवत रेखीय धारा। यानी ये वाली जो जल राशि है इसे नाम क्या मिलता है? प्रति विषुवत रेखीय धारा। इस वाली जल राशि को क्या नाम मिलता है? प्रति विषुवत रेखीय धारा। ये भी कैसी है? तो आपका उत्तर आएगा प्रति विषुवत रेखीय जो धारा है ये भी अपने आप के अंदर ये भी गर्म जल धारा ही होगी। बाकी अपन जो भी येलो से मार्क कर रहे हैं ये गर्म जल धाराएं हैं, और जो अपन व्हाइट से कर रहे हैं ये कैसी हैं? तो आपका उत्तर आएगा ये ठंडी जल धाराएं। अब फिर सुनिएगा मेरी बात, ये उत्तर विश्व, ये दक्षिण का चक्कर पूरा है, दक्षिण में ये चक्कर पूरा हो गया, और दक्षिण में पूरा राउंड करने के लिए आपसे ना प्रश्न का तरीका बदल सकता है क्या कि दक्षिण अटलांटिक महासागर की धाराओं के चक्कर को पूरा किया जाता है, और वहां एक धारा का नाम इधर से आपको मिल जाएगा। तो आपको याद रख लेना है दक्षिण जो अटलांटिक महासागर है उसमें धाराओं का जो चक्कर पूरा होता है, दक्षिण विषुवत रेखीय धारा, उसके बाद ब्राजील की धारा, उसके बाद अटलांटिक की धारा, उसके बाद बेंगुला की धारा, और ये जो चक्कर बन रहा है ये क्लॉकवाइज बन रहा है या एंटी क्लॉक बन रहा है? सर घड़ी तो ऐसे नहीं घूमती है, ये घड़ी की तरह नहीं घूम रहे हैं सर, ये तो घड़ी से विपरीत चल रहा है। तो ये जो यहां पर चक्कर बनता है ये दक्षिणावर्त बनता है या वामावर्त? ये मैं बात कर रहा हूं किसकी? मैं यहां पर भाई साहब बात कर रहा हूं धाराओं की, मैं चक्रवात प्रति चक्रवात की बात नहीं कर रहा हूं। आप खुद देख लीजिएगा दक्षिणावर्त बन रहा है या वामावर्त, घड़ी तो देखनी आती है ना? आती है सर, आती है तो देख लो। अब सुनिएगा, उत्तर विषुवत रेखीय जो धारा है, इस उत्तर विषुवत रेखीय धारा का जल है ये भाई साहब जैसे यहां पहुंचता है उसके बाद अब इसकी दो गतियां हो जाती हैं। एक गति है ये हो जाती है कुछ इस प्रकार से, यानी ये जो आपके वेस्ट इंडीज आते हैं ना, वेस्ट इंडीज जिसे अपन कह सकते हैं आपका पश्चिमी द्वीप समूह, वेस्ट इंडीज के पूर्व में एक जल राशि जाती है, और सुनिएगा एक जल राशि ये वेस्ट इंडीज के पश्चिम के अंदर से जाती हुई, और ये वाला जो यहां चैनल आता है इसका नाम आता है युकाटन चैनल। इस युकाटन चैनल से, यहां ये जो चैनल है ना इसे युकाटन चैनल कहते हैं, इधर से ये जल है ये प्रवेश करता है मेक्सिको की खाड़ी में, और मेक्सिको की खाड़ी में भाई साहब प्रवेश करने के बाद में वापस से ये यहां से जल लेता है, इसी दौरान ये वाली जल भी यहां पे मिल जाता है। अब सुनना मेरी बात, यहां से उत्तर विषुवत रेखीय धारा है, और उत्तर विषुवत रेखीय धारा के बाद में जो जल राशि एंटी लीज की धारा कह रहे हैं, इसे कह रहे हैं एंटी लीज की धारा। कौन सी लीज की धारा कह रहे हैं भाई साहब? एंटी लीज की धारा। और ये वाली जो धारा आ रही है ना इसे कहेंगे केयानी की धारा। कौन सी धारा?
के यानी की धारा है, और ये के यानी की जो धारा है, यही धारा आगे चलकर अपन यहां इसको नाम दे सकते हैं फ्लोरिडा की धारा। इस धारा का नाम क्या हो गया? फ्लोरिडा की धारा इसे अपन लोग कहते हैं। अब यहां सुनिएगा और गौर कीजिएगा मेरी बात पर। ये फ्लोरिडा की धारा है, ये केयानी की धारा है। आगे ये युकाटन जल चैनल से उत्तर विश्वत रेखीय काही जल, ये यहां जाकर दो ब्रांच में बटा था। एक एंटीलीज की धारा के रूप में, एक कौन सी धारा के रूप में? एंटीलीज की धारा के रूप में, जो वेस्ट इंडीज के पूर्व की तरफ है, वेस्ट इंडीज के पूर्व की तरफ है। एक वेस्ट इंडीज के पश्चिम की तरफ से, वेस्ट इंडीज के पूर्व की तरफ वाला है, इसका नाम है एंटीलीज की धारा। वेस्ट इंडीज के पश्चिम की तरफ है, इसका नाम है केयानी की धारा। और केयानी की धारा जैसे ही युकाटन जल चैनल से, यह हालांकि कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, जैसे ये युकाटन जल चैनल से और इधर जाकर, और ये वाला जो भाग आप देख रहे हैं निकला हुआ, ये वाला भाग, इसे कहा जाता है फ्लोरिडा। फ्लोरिडा प्रायद्वीप है ये उत्तर अमेरिका के अंदर, और फ्लोरिडा प्रायद्वीप के आधार पर नाम पड़ गया फ्लोरिडा की धारा। और ये जो फ्लोरिडा की धारा है, ये हैट्रस अंतरीप तक फ्लोरिडा की धारा कहलाती है। और ये धारा यूं जा रही है, यूं जा रही है, और ये पूरा का पूरा, अब मैं कह सकता हूं ये पूरी की पूरी जलधारा, अब ये बड़ी जलधारा है। ये कैसी जलधारा भाई साहब? तो याद रखिएगा, ये बिल्कुल धांसू जलधारा है। और ये जो धांसू जलधारा है ना, ये बिल्कुल बड़ी जलधारा है। और इस बड़ी जलधारा का नाम प्यारे साथियों क्या है? तो आपका उत्तर आएगा, इस बड़ी जलधारा का नाम आ जाता है गल्फ स्ट्रीम की धारा। क्या नाम आ जाता है इस जलधारा का नाम? तो आपका उत्तर आएगा, इसका नाम आ जाता गल्फ स्ट्रीम की धारा। और इसी दौरान जब ये गल्फ स्ट्रीम की धारा आती है, तो याद रखिएगा मेरी बात, इधर से अपन कहते हैं बेफिन की खाड़ी से, इधर बेफिन की खाड़ी से ग्रीनलैंड के, कौन से लैंड के? तो भाई साहब याद कर लेना मेरी बात, ग्रीनलैंड के पूर्व से या पश्चिम से, पश्चिम वाले भाग से ये जल आता है। और ये जल चूंकि किधर से आ रहा है, तो आपका उत्तर बनेगा सर, ये वाला जो जल है ना, ये आ रहा है, कहां से आ रहा है? ये वाला जल आ रहा है भाई साहब, गौर कर लेना मेरी बात, ये आ रहा है ध्रुवीय क्षेत्र से। और जब ये ध्रुवीय क्षेत्र से आ रहा है, तो अपन इस वाले जल को क्या नाम देंगे? आपका उत्तर आएगा, इस वाली धारा को नाम दिया जाता है लेब्रेडोर की धारा। कौन सी धारा नाम दिया जाता है? तो भाई साहब गौर कर लेना, इस धारा को कहा जाता है लेब्रेडोर की धारा। कौन सी धारा कहेंगे इसे? लेब्रेडोर की धारा कहेंगे। अब फिर सुनना, ये इधर से आ रही है गल्फ स्ट्रीम, इधर से आ रही लेब्रेडोर की धारा, और दोनों धाराओं का यहां पर क्या होता है? मिलन होता है न्यू फाउंडलैंड द्वीप के पास। कौन से द्वीप के पास बात कर रहे हैं अपन? ये न्यू फाउंडलैंड द्वीप के पास क्या होता है? इन दोनों धाराओं का मिलन होता है। और जब इन दोनों धाराओं का मिलन होता है, तो सुनिएगा मेरी बात और समझिएगा, इन दोनों धाराओं का मिलन होता है तो यहां पर क्या बनता है? यहां पर ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि कोहरा उत्पन्न होता है, और जहां ठंडी और गर्म जल धाराएं मिल जाती हैं, वहां पर मत्स्य पालन की शानदार परिस्थितियां बनती हैं। और इसीलिए इस वाले बेल्ट में मत्स्य पालन किया जाता है। और इस वाले बेल्ट में जो मत्स्य पालन का क्षेत्र है न्यू फाउंडलैंड द्वीप के पास, इसे कहा जाता है ग्रांड मत्स्य बैंक। कौन सा मत्स्य बैंक है? ग्रांड मत्स्य बैंक कहा जाता है। सुनना, अब गल्फ स्ट्रीम चूंकि बड़ी है और विश्व की बड़ी जलधाराओं में आती है भाई साहब, तो ये अभी ठंडी नहीं हुई है, ये ठंडी नहीं हुई है। और ये जो जल है ये ठंडी तो हुई नहीं है, और ये वाला जो जल है गरम गरम, ये क्या करता है? ये यहां से अब मिलने के बाद ये पछुआ पवनों के प्रभाव से, और ये जल यूं गति करता है, ये जल पछुआ पवनों के प्रभाव से ये गति कर रहा है। और जैसे ये गति कर रहा है, अब ये आइसलैंड के पूर्व में, ये आइसलैंड के पूर्व में चला गया। इसके बाद में भाई साहब ये नॉर्वे की तरफ चला गया, और नॉर्वे की तरफ जाने के बाद में इसका जो कुछ पानी है, ये अपन बात करते हैं, ये फ्रांस की तरफ आ गया। तो यहां इसकी 3 ब्रांचेज बन गई। कितनी ब्रांचेज बन गई इसकी? 3। कौन कौन सी बन गई सर 3 ब्रांच? मैं बताता हूं। इस वाली धारा को नाम दिया जाता है इरमिंगर की धारा। जो धारा आइसलैंड की, याद रखना मेरी बात को, इरमिंगर की धारा, इरमिंगर की धारा कहते हैं इसे,
यानी जो धारा आइसलैंड के पूर्व की ओर चली जाती है इन छोटे छोटे द्वीपों से टकराकर, इसे कहते हैं इरमिंगर की धारा। जो धारा इधर ये नॉर्वे आ गया, जो धारा नॉर्वे की तरफ जा रही है इसे कहते हैं नॉर्वेजियन की धारा, या नॉर्वे की धारा भी कह सकते हैं अपन। तो नॉर्वे की धारा ठंडी नहीं है, कहीं आपका दिमाग कर जाए कि नॉर्वे तो उत्तर में है तो ये धारा तो उत्तर से आएगी, आ नहीं रही है, ये जा रही है। और किसका विस्तार है? उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट का विस्तार। इसके बाद में एक जो जल है वो इधर आ रहा है और यहां इस जल राशि का नाम आ जाता है रेनेले की धारा। फ्रांस के पास इस धारा को क्या कहते हैं? तो आपका उत्तर बन जाएगा फ्रांस के पास में इस जल धारा को कहा जाता है रेनेले की धारा। कौन सी धारा कहते हैं? रेनेले की धारा। गौर कीजिएगा मेरी बात पर। अब ये वाली कौन सी है सर? इस वाली जल धारा को सर कहते हैं उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट। अब यहां पे साथियों गौर क्या करना आपको, यानी उत्तरी अटलांटिक प्रवाह तो कैसा है? उत्तरी अटलांटिक प्रवाह तो गर्म है, लेकिन दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह कैसा है? ये ठंडा है। ये विशेष बात आपको याद रख लेनी। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह है कैसा है? ये गर्म है। और ये गर्म जल धारा जब इधर जाती है तो इरमिंगर की धारा, नॉर्वे की धारा, रेनेले की धारा। अब फिर गौर कीजिएगा, इधर से ग्रीनलैंड के पूर्व से, किसके पूर्व से सर? ग्रीनलैंड के पूर्व से ठंडा ठंडा जल आता है भाई साहब। अब ग्रीनलैंड के पूर्व से जो ठंडा जल आता है उसका कुछ भाग तो मिल जाता है लेब्राडोर की धारा में, और इसका कुछ भाग है ये चला जाता है आपका उत्तर अटलांटिक ड्रिफ्ट की तरफ, यानी पश्चिम जो यूरोपीय क्षेत्र हैं उनकी तरफ ये चला जाता है। सुनना मेरी बात, इधर चला जाएगा, फिर यहां पर एक मत्स्य पालन की दशाएं यहां विकसित होती हैं, और यहां जो मत्स्य पालन की दशाएं विकसित होती हैं इस वाले पार्ट में जो इंग्लैंड के सहारे है तो इसे कहा जाता है डागर बैंक। ये है ग्रांड मत्स्य बैंक और ये कैसा बैंक है? डागर बैंक का। याद कर लीजिएगा ये धारा कौन सी है भाई साहब? तो आपका उत्तर आएगा, इस धारा को कहा जाता है पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा। यानी ये वाली जो धारा है इसे आप क्या कहेंगे? आपका उत्तर आएगा सर, इसे कहा जाता है पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा। यहां मैं व्हाइट से लिखता हूं, उसके लिए मुझे थोड़ा सा कुछ करना पड़ेगा। ये वाला जो पार्ट है पूरा का पूरा, ये वाला पार्ट है, मैं थोड़ा सा यूं लिख देता हूं लिखने के हिसाब से, है ना, ऐसे नहीं है, लाल नहीं है। ये वाला जो पार्ट है मैं यहां लिख देता हूं। ये वाली जो धारा है इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा कहते हैं। इसे कौन सी कहते हैं? पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा कहते हैं, क्योंकि ग्रीनलैंड के पूर्व से आ रही है। ये वाली लेब्राडोर की धारा है जो कहां से आ रही है? जो इधर बेफिन की खाड़ी से, बेफिन क्षेत्र से डेविस जल संधि की ओर आ रही है। तो याद रखिएगा उत्तर अटलांटिक जो प्रवाह है इसके यहां पर 3 ब्रांच बन गई, इरमिंगर की धारा, नॉर्वे की धारा, रेनेले की धारा। इसके बाद क्या होता है ना, इसके बाद याद रखिएगा ये जल थोड़ा सा नीचे आता है और इसी का कुछ भाग इधर भी चला जाता है। लेकिन अब जैसे जैसे ये जल नीचे आता है ये क्या करता है? अपनी उष्मा खो देता है। जैसे जैसे ये जल नीचे आता है और ये अपनी उष्मा खो देता है, और जब ये जल अपनी उष्मा खो देगा, जब ये जल अपनी उष्मा खो देगा तो इस धारा को नाम क्या दिया जाता है? इस धारा को नाम दिया जाता है कनारी की धारा। इस धारा को क्या नाम दिया जाता है भाई साहब? तो याद रखिएगा इस धारा को नाम देते हैं कनारी की धारा। आपसे मैंने सीधा सीधा प्रश्न पूछा कि कनारी की धारा कैसी है? आपका उत्तर बनेगा कनारी की धारा ठंडे जल की धारा है। कहां से आया सर ठंडा जल? ये तो ध्रुवीय क्षेत्र का नहीं है, इतनी देर तो ये गर्म था, बिल्कुल ध्रुवीय क्षेत्र का नहीं है। लेकिन ये जो उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट है इसने यहां आते आते अपनी गर्मी खो दी है, इसने अपनी उष्मा खो दी है। और मजे की बात दूसरी, इधर से व्यापारिक पवनें चलती हैं। क्या आप जानते हैं, अपन वायुदाब प्रणाली पढ़ के आए हैं, इधर से व्यापारिक पवनें जब चलती हैं तो ये क्या करती हैं? इस तट के पास से गर्म जल को हटा देती हैं, और जब गर्म जल को हटा देती हैं तो नीचे से ठंडा जल उसका स्थान ग्रहण करने के लिए फटाक से ऊपर आ जाता है। और जब नीचे से ठंडा जल आ जाएगा इसका स्थान ग्रहण करने के लिए, और कुछ तो वो ठंडा जल होगा और कुछ इस वाली धारा का जो उष्मा खो चुका भाग है वो होगा, और यहां पर एक ठंडी धारा हो जाएगी जिसका नाम क्या है? कनारी की धारा है। ये बन गया कौन से महासागर का चक्कर? तो आपका उत्तर बनेगा ये बन गया उत्तरी अटलांटिक महासागर का चक्र।
ये यूं चला, यूं चला, यूं चला, यूं चला, फिर यूं चला, और ये जो बन रहा है ये अब आप देख लीजिएगा क्लॉकवाइज बन रहा है या एंटी क्लॉक बन रहा है। घड़ी कैसे घूमती है? टिक 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 टिक, यूं ही घूमती है ना। तो ये कौन सा बन गया बता दीजिए, क्लॉकवाइज बना है कि एंटी क्लॉकवाइज? सुनिएगा, उत्तर विषुवत की धारा, दक्षिण विषुवत की धारा। अब इन एक एक की जो मैं बात कर रहा हूं, ध्यान से तसल्ली से आपको क्या करना है, उनको सुनना है, फिर अपन एक एक की डिटेल लिखते चलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं उत्तरी अटलांटिक और दक्षिणी अटलांटिक में दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धाराओं के बारे में। दक्षिणी अटलांटिक महासागर में दक्षिण विषुवत रेखी धारा है। ये कैसी धारा है भाई साहब? तो गौर कीजिएगा, ये वाली जो धारा है ये गर्म जल धारा है। बात करते हैं, ये गर्म जल धारा है, ये यहां अफ्रीका से चलकर, अफ्रीका वाले तट से चलकर, और ये 5 डिग्री से लेके 10 डिग्री 15-20 डिग्री तक वाला क्षेत्र पूरा कवर होता है। फिर ये नीचे की तरफ आती है, ये ब्राजील की धारा के नाम से जानी जाती है, क्योंकि यहां जो देश हो ब्राजील है। ब्राजील की धारा लगभग 30 डिग्री अक्षांश पर अर्जेंटीना के तट पर फिर ठंडी धारा से मिलती है। फिर यहां पर एक मत्स्य पालन का क्षेत्र बनता है, यहां पर भी मत्स्य पालन का क्षेत्र बनता है अर्जेंटीना के तट के सहारे। उसके बाद में नीचे से इधर फोकलैंड की धारा आती है, और फोकलैंड की धारा के बाद में ये धारा बन जाती है दक्षिण अटलांटिक प्रवाह। फिर ये बन जाता है बेंगुला की धारा। इधर से उत्तर विषुवत रेखी धारा, इधर इसे एंटीलीज की धारा कहते हैं, यहाँ केयानी की धारा कहते हैं, यहाँ फ्लोरिडा। अब सुनिएगा, फ्लोरिडा की धारा कहां से लेके कहां तक चलती है? तो आपका उत्तर आएगा फ्लोरिडा की धारा फ्लोरिडा से लेके हैट्रस अंतरीप आता है, यहां पे ये रहा, इस हैट्रस अंतरीप तक चलती है, और हैट्रस अंतरीप से लेकर और न्यू फाउंडलैंड तक जो चलती है वो कौन सी है? गल्फ स्ट्रीम की धारा। हैट्रिस अंतरीप से लेके और न्यू फाउंडलैंड तक चलती है, ये गल्फ स्ट्रीम की धारा। विश्व में इससे बड़ी कोई जल धारा नहीं है, इसलिए इसे स्ट्रीम नाम दिया गया है। और इसमें जल की मात्रा ज्यादा होने का कारण क्या है? इधर से मेक्सिको की खाड़ी का जल ये आता है और इसमें जल की मात्रा ज्यादा है, और ये एक अलग ही तंत्र बन जाता है। इधर से तो क्या है, इधर से पछुआ हवाएं आती हैं, ये आती हैं तो भाई साहब क्या करती हैं, सुनिएगा, इस तट वाले जल को यहां से हटा देती हैं। और दूसरी बात, इधर से यहां पर सारगेसो सागर है, इधर सारगेसो सागर, इधर से वो तटीय जल हटा देती हैं। तो यहां पर ये बीच में एक अपन यूं कह सकते हैं कि गर्म जल की दीवार की तरह ही प्रतीत होती है गल्फ स्ट्रीम। कौन सी स्ट्रीम? गल्फ स्ट्रीम। ये गल्फ स्ट्रीम कहां से चलता है? ये हैटरस अंतरीप से लेके और ये लगभग 45 डिग्री उत्तरी अक्षांशों तक चलता है। न्यू फाउंडलैंड के पास इसमें लेब्राडोर की धारा आती है, वो मिलती है। फिर मत्स्य पालन के अनुकूल परिस्थितियां बनती हैं। फिर इसमें कुछ पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा भी आकर मिल जाती है। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह है ये, यहां से गल्फ स्ट्रीम जो धारा है इसी का अपन एक पार्ट मान सकते हैं, जो किधर गया है, जो पछुआ पवनों के प्रभाव से अपने आपका इधर जा रहा है, इसलिए इसे उत्तर पछुआ पवन प्रवाह भी कह सकते हैं। फिर ये यहां पे आता है इरमिंगर की धारा, जो आइसलैंड, ये आइसलैंड है, इसीलिए मैंने सामान्य भूगोल वाला पार्ट पहले करवाया था कि आपको लगभग सारी जानकारियां रहे। यहां पर याद हो तो मैंने कनारी द्वीप बताया था, यहां पर केप वर्डे द्वीप आता है, यहां मडीरा द्वीप आता है, तो ये मडीरा है, कनारी है, केप वर्डे है, ये सारी चीजें याद हो जाएंगी ना तो अपने आप ये। बेंगुला बताया था आपको, यहाँ पे बेंगुला की धारा होगी। फॉकलैंड द्वीप आता है यहाँ पे, फॉकलैंड की धारा होगी। लेब्राडोर सागर आता है यहाँ पे, लेब्राडोर की धारा होगी। ठीक है, ये ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड की धारा होगी। यहाँ नार्वे है तो नार्वे की धारा होगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये उत्तर अटलांटिक है तो उत्तर अटलांटिक हो गया, ये दक्षिण अटलांटिक है दक्षिण हो गया। आपको जब पता है कि ब्राजील यहाँ है तो ब्राजील की धारा कौन से महासागर में? ये दक्षिण महासागर में, दक्षिण में अटलांटिक में। ठीक है, तो ये इस प्रकार से क्रम बनता है। अब अपन क्या करते हैं, एक एक धारा को देखते हुए चलते हैं। तो फटाफट एक बार इसको एक बार आप खुद भी देख सकते हैं। हाँ जी, अब अपन बात करते हैं एक एक धारा के बाद में। तो देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं उत्तर विषुवत रेखीय धारा के बारे में अपन बात करते हैं। हाँ जी, अब आप देख सकते हैं अटलांटिक महासागर की धाराएं, आप हेडिंग लगा लीजिएगा। इसमें मानचित्र में जरूर मैं एक बार के लिए वो कर देता हूं, यानी जो भी ये वाली धाराएं हैं ये कैसी धाराएं हैं? ये हैं गर्म जल धाराएं। ये वाली जो धाराएं हैं ये हैं गर्म जल, और जहां जहां व्हाइट से लिखा हुआ है ये कैसी हैं? तो याद रख लीजिएगा, ये हैं ठंडी जल धारा। और ये वाली जो रेड वाली थी बीच में एक था, ये भी कैसी है? ये भी गर्म ही जलधारा है। ठीक है, इसके बाद में रेड रेड जो बना हुआ है
जहां भी ये ऐसे बना रखे हैं, ये वाले क्या हैं, तो आप यहां लिखेंगे ये वाले मत्स्य बैंक हैं। ये वाले क्या हैं, मत्स्य बैंक हैं। ये इसकी मैंने टेबल यहां बना दी है कि ये मानचित्र क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, अब सुनिएगा, अब यहां पे बात करते हैं अपन, तो अपने पास आता है उत्तरी अटलांटिक महासागर की धाराएं। उत्तरी अटलांटिक महासागर की धाराएं, अटलांटिक महासागर की धाराएं। अब देखिएगा, उत्तरी अटलांटिक महासागर की जो धाराएं हैं, इनको अगर सीधा सा बात करते हैं अपन, गर्म और ठंडी में ही बांटना, इनको हमें क्या बांटना हो, गर्म, और एक तरफ मैं लिख देता हूं ठंडी। उत्तरी अटलांटिक में गर्म कौन सी है, उत्तर विषुवत रेखीय धारा गर्म है। इसी में अगर बात कर लें, एंटीलीज की धारा गर्म है, एंटीलीज की धारा ये क्या है, तो आप कहेंगे गर्म है। इसी में मैंने कहा कि फ्लोरिडा की धारा, इसी में मैंने कहा फ्लोरिडा की धारा ये भी कैसी है, तो आपका उत्तर आएगा फ्लोरिडा की धारा भी गर्म है। इसके बाद मैंने कहा गल्फ स्ट्रीम, ये भी कैसा है, गल्फ स्ट्रीम भी गर्म है। और गल्फ स्ट्रीम, गल्फ गलत लिख दिया ना, गल्फ स्ट्रीम भी गर्म है। इसके बाद में मैंने कहा उत्तर अटलांटिक प्रवाह, ये भी क्या है, ये भी गर्म है। इसके बाद में मैंने कहा इरमिंगर की धारा, इरमिंगर की धारा ये भी क्या है, ये भी सरगर्म है। इसके बाद में नॉर्वे की धारा, नॉर्वे की धारा ये भी गर्म है। और नॉर्वे की धारा के बाद में अगर अपन बात करते हैं, तो एक आती है रेनेले की धारा, रेनेले की धारा ये भी कैसी है, तो आपका उत्तर आ जाएगा गर्म है। अब बात करते हैं ठंडी जल धाराओं की। ठंडी जल धाराओं में सुनिएगा, मैं आपको बताऊं, उत्तरी की बात कर रहे हैं, दक्षिण की बात नहीं कर रहे हैं। उत्तर में ठंडी जल धारा कौन सी, दो ही है विशेष रूप से, एक तीसरी आ जाएगी। एक तो आती है लेब्रेडोर की धारा, एक तो आती है लेब्रेडोर की धारा, ये ठंडी है। लेब्रेडोर की धारा के बाद में एक आती है पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा, पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा। और पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा के बाद में एक धारा आ जाती है आपकी, जिसका नाम आता है कनारी की धारा, कनारी की धारा। यानी ये यहां पर आपको याद रख लेना है, लेब्रेडोर की धारा, पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा और कनारी की धारा। इधर से उत्तर विश्वोत्तरी की धारा, एंटीलीज की, फ्लोरिडा की, गल्फ स्ट्रीम, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, इरमिंगर की धारा, नॉर्वे की धारा और रेनेले की धारा। अब सुनिएगा यहां पे, हाँ जी, हाँ अब सही है ना। तो सुनिएगा, ये आ गई उत्तर विश्वोत्तरी की धारा, ये आगे एक एक धारा की बात होगी, ठीक बात होगी सर। चलें आगे, चलते हैं। अब देखिएगा, इसके बाद जैसे ही आगे चलते हैं अपन, एक एक धारा के बाद में एक एक धारा की चर्चा करते हैं अपन। जैसे जैसे मैंने कहा, एक नंबर पे अपन धारा लेते हैं उत्तर विश्वोत्तरी की धारा, उत्तर विश्वत रेखीय धारा। ये धारा वैसे कोई इसमें वो नहीं है, ये हिंद महासागर में भी चलेगी, ये प्रशांत महासागर में भी चलेगी, विश्वत रेखा के उत्तर में चल रही, तो उत्तर विश्वत रेखीय धारा है। इसमें आप लिख सकते हैं अफ्रीका के, अफ्रीका के पश्चिमी तट से प्रारंभ होकर पश्चिमी द्वीप समूह तक 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक
भूमध्य रेखा के उत्तर में चलने वाली गर्म जलधारा। और ये बात तो अपन पहले पढ़ चुके हैं, ये बात तो अपन पहले पढ़ चुके हैं क्या, कि क्यों चलती है। ठीक है, ठीक है। अब आगे यहां लिखिएगा एंटीलीज की धारा। एंटीलीज की धारा, एंटीलीज की धारा में आप लिख सकते हैं पश्चिमी द्वीप समूह के, पश्चिमी द्वीप समूह के पूर्वी भाग में चलने वाली जलधारा जो उत्तर विषुवत रेखीय धारा का ही विस्तार है। जो क्या है, पश्चिमी द्वीप समूह के पूर्वी भाग में चलने वाली जलधारा जो उत्तर विषुवत रेखीय धारा का ही विस्तार है। ठीक बात है। इसके बाद में आप नेक्स्ट लिखिएगा गर्मी, ये भी, ये तो गर्म ठंडी तो लिख ही चुके हैं, क्या यहां बार बार लिखना है। इसके बाद लिखिएगा केयानी की धारा होगी, कुछ ज्यादा है नहीं, फ्लोरिडा की धारा। फ्लोरिडा की धारा, इसमें लिखना है उत्तर विषुवत रेखीय, उत्तर विषुवत रेखीय धारा का ही, धारा का विस्तारित जल ही युकाटन चैनल से, युकाटन चैनल से मैक्सिको की खाड़ी में जाता है तथा यहां से फ्लोरिडा क्षेत्र होते हुए हेटरस अंतरीप, हेटरस अंतरीप तक प्रवाहित जो जल धारा है, इसे आप क्या नाम देंगे? तो आपका उत्तर बन जाएगा, इसे आप फ्लोरिडा की धारा नाम देंगे। कहां से? युकाटन चैनल से जल है, उसने एंट्री मारी मेक्सिको की खाड़ी में, वो उत्तर विषुवत रेखीय धारा का भाग था। उसके बाद में यहां से क्या करेगा, फ्लोरिडा जल क्षेत्र होते हुए, फ्लोरिडा क्षेत्र होते हुए कहां तक जाएगा, हेटरस अंतरीप तक जाएगा। और ये जो प्रवाहित जलधारा है, इसे ही आप क्या कहते हैं, फ्लोरिडा की जलधारा कहते हैं। कौन सी जलधारा कहते हैं? फ्लोरिडा की। और फ्लोरिडा की जलधारा के बाद में आगे आप लिख सकते हैं जिसका नाम आता है गल्फ स्ट्रीम। अब फ्लोरिडा की जलधारा के बाद में आपका आ जाएगा गल्फ स्ट्रीम। तो गल्फ स्ट्रीम में आप क्या लिखेंगे? गल्फ स्ट्रीम में आप लिख सकते हैं हेटरस अंतरीप से, हेटरस अंतरीप से, हेटरस अंतरीप से न्यू फाउंडलैंड, न्यू फाउंडलैंड द्वीप तक प्रवाहित जल, प्रवाहित जलधारा जो विश्व की सबसे बड़ी जलधारा के रूप में
जानी जाती है। इससे अधिक जल की प्राप्ति, इससे अधिक जल की प्राप्ति, अधिक जल की प्राप्ति मैक्सिको की खाड़ी से होती है। मैक्सिको की खाड़ी से होती है। और मैक्सिको की खाड़ी है ना, इसमें लगातार मिसिसिपी मिसौरी, मिसिसिपी मिसौरी जो नदी है, ये इसमें लगातार जल डालती रहती है और इसके कारण मैक्सिको की खाड़ी में भी जल की खूब मात्रा है और यही मात्रा फ्लोरिडा जलधारा के माध्यम से और जाके उसमें मिल जाती है। और जब मिल जाती है तो भाई साहब ये और बड़ी हो जाती है और बड़ी हो जाती है तो अभी अपन ने देखा इसे नाम ही क्या दे दिया गया, गल्फ स्ट्रीम। अपन ने बात की थी एक ड्रिफ्ट होता है, करंट होता है, एक ड्रिफ्ट होता है, एक ड्रिफ्ट होता है, करंट होता है, ड्रिफ्ट। याद रखना, ड्रिफ्ट करंट ड्रिफ्ट, ये तो ड्रिफ्ट करंट ड्रिफ्ट एक ही चीज है, ड्रिफ्ट दो नहीं है। अब सुनना, ड्रिफ्ट है, करंट है, स्ट्रीम है। ड्रिफ्ट है, करंट है, स्ट्रीम। ड्रिफ्ट का मतलब है प्रवाह, करंट का मतलब है धारा और स्ट्रीम का मतलब और बड़ी जलधारा, ठीक है ना। तो ये गल्फ स्ट्रीम है। इसके बाद देखिएगा, यह है जलधारा, यह है जलधारा 45 डिग्री, 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश व 45 डिग्री पश्चिमी देशांतर के आसपास न्यू फाउंडलैंड द्वीप के निकट, द्वीप के निकट लेब्राडोर, लेब्राडोर नामक ठंडी जलधारा से मिलती है, ठंडी जलधारा से मिलती है तथा यहां मत्स्य पालन क्षेत्र ग्रांड बैंक का विकास होता है। उसके बाद आप लिख सकते हैं 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास से पछुआ पवनों से प्रेरित, पछुआ पवनों से प्रेरित जल राशि उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होती है, जिसे उत्तरी अटलांटिक प्रवाह कहते हैं। और ये तो आपने देख ही लिया, राइट साइड में ही है, बिल्कुल राइट साइड में ही। तो इसके बाद में फिर सुनिएगा, तो उत्तरी गोलार्ध में तो राइट साइड में बहेंगे ना। अब ये आप लिख सकते हैं उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, गल्फ स्ट्रीम का बढ़ा हुआ रूप जो पश्चिमी यूरोप के
तटों के पास छोटे छोटे द्वीपों से टकराकर, जो छोटे छोटे द्वीपों से टकराकर निम्नलिखित भागों में बंट जाता है। कौन सी तीन धाराएं बनती है बताइएगा मुझे, कौन सी तीन धाराएं बनती है ये बताइएगा मुझे। तीन धाराएं ये बनती है, मैं बता देता हूं। एक नंबर बनती है इरमिंगर की धारा। इरमिंगर की धारा गर्म है, ये ठंडी नहीं, याद कर लेना। आइए किसके, तो अपन कहेंगे आइसलैंड के, आइसलैंड के पूर्व में, आइसलैंड के पूर्व में, ठीक है। उसके बाद में एक धारा है नॉर्वे की धारा। नॉर्वे की धारा के बाद में बारे में आपको लिखना है नॉर्वे के पश्चिम में रेनेले की धारा, इसमें लिखिएगा फ्रांस के निकट। ये तीन धाराएं, ये तीनों ही गर्म ही है। ये उत्तरी अटलांटिक प्रवाह का ही क्या है, आगे बढ़ा हुआ भाग है, ठीक है। इसके बाद लिखिएगा लेब्रेडोर की धारा। के बाद आपको लिखनी है लेब्रेडोर की धारा। और लेब्रेडोर की धारा है कैसी, तो आपका उत्तर आएगा ठंडी है कि गर्म है, ठंडी है। आप कहेंगे यह ठंडी जल राशि बेफिन की खाड़ी से, यह ठंडी जल राशि बेफिन की खाड़ी से डेविस जल संधि तक ग्रीनलैंड के पश्चिमी भाग से आती है। उसके बाद में आगे लिखिएगा पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा। पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा कैसी है, तो याद रखिएगा ये ठंडी जल धारा है। ग्रीनलैंड के पूर्वी भाग से आने वाली ठंडी जल धारा जो इसके पूर्वी भाग से, तो आपका उत्तर आएगा ग्रीनलैंड के पूर्वी भाग से आने वाली ठंडी जल धारा। याद रखिएगा ग्रीनलैंड के पूर्वी भाग से आने वाली ठंडी जल धारा जो, या जिसका कर लो, जिसका कुछ भाग लेब्रेडोर की धारा में मिलता है, धारा में मिलता है, तथा कुछ उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट से मिलकर पश्चिमी यूरोप के तट पर
मत्स्य क्षेत्र विकसित करता है, जैसे सागर बैंक। ठीक है, ये पश्चिमी यूरोप के तट पर विकसित है एक मत्स्य पालन बैंक है। इसके बाद में लिखिएगा कनारी की धारा। कनारी की धारा उत्तरी अटलांटिक प्रवाह का उष्मा हो चुका भाग एवं उत्तर पश्चिम अफ्रीका के तटीय भाग में व्यापारिक पवनों के द्वारा गर्म जल को, माइंड में आपकी सारी चीजें चलनी चाहिए, भी बता के आया था वो, गर्म जल को हटाने के बाद, गर्म जल को हटाने के बाद नीचे का ठंडा जल ऊपर आ जाता है तथा कनारी की ठंडी धारा का विकास हो जाता है। के बाद लिखिएगा ये कहां बहती है, केप वर्डे, मडीरा व कनारी क्षेत्र में, और ठंडी धारा का विकास हो जाता है तथा यह ठंडी धारा भूमध्य रेखा के पास आकर उत्तर विषुवत रेखीय धारा में मिल जाती है तथा चक्रीय रूप पूर्ण हो जाता है। चक्रीय रूप पूर्ण हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, ये बात आपको याद रख लेनी। कैसे, अभी बताता हूं मैं। ये उत्तरी अटलांटिक था और उत्तरी अटलांटिक में इधर से कौन सी चली थी, इधर से जो धारा चली थी यहां से चली थी, कौन सी, फिर यहां आ गया, फिर यहां आ गया, फिर ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, फिर ये आ गया, और ये चक्कर बन गया पूरा। ठीक है ना, तो याद रख लेना ये चक्कर बन जाता है। ठीक है, ये वाला चक्र बन जाता है। और गल्फ स्ट्रीम है, गल्फ स्ट्रीम में आपको याद रखना है, इधर से आपका क्या है, गल्फ स्ट्रीम में ये यहां से सार्गेसो सागर है। ये कौन सा सागर है, ये सार्गेसो सागर है। इधर आपका ये यहां से पछुआ पवनों द्वारा हटाया गया क्षेत्र है, तो आप कह सकते हैं पछुआ पवनों द्वारा हटाया गया जल, हटाया गया जल है। और ये एक स्वतंत्र रूप में ही गति करती है ना ये वाली, तो ये चक्कर पूरा पूरा बन जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में अगर चक्कर की बात करेंगे तो ये यूं बन जाता है, ये यूं वाला चक्र है। ये कौन से गोलार्ध में बन जाता है, दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिण विषुवत रेखीय धारा, इसके बाद में आपका ब्राजील की धारा। अब फुकलैंड की धारा का चक्कर में कोई योगदान नहीं, चक्कर तो ये बन रहा है ना, फिर आपका दक्षिण अटलांटिक प्रवाह और फिर आपका बेंगुला की धारा, तो ये चक्कर बन गया। ये चार धाराएं हैं, इधर इस चक्कर बनने में ये धाराएं हैं। ठीक है, अब देखिएगा, अब आप कह सकते हैं दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह, सॉरी दक्षिण अटलांटिक महासागर की धाराएं, दक्षिण अटलांटिक महासागर की धाराएं।
ठीक है, इसमें नंबर 1 पे लिखिएगा, या जो भी आपका क्रमांक है इसमें लिखना दक्षिण विषुवत रेखीय धारा में लिखिएगा 5 डिग्री से 15 या 20 डिग्री तक, 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच पूर्व से पश्चिम गतिशील जलधारा, इसमें लिखना यह जलधारा ब्राजील के तट के पास टकराकर दो शाखाओं के रूप में बढ़ती है, जिसमें उत्तरी शाखा उत्तर विषुवत रेखीय धारा को मजबूत करती है तथा दक्षिणी शाखा ब्राजील की धारा के नाम से चली जाती है, ब्राजील की धारा के नाम से जानी जाती है। ठीक है, याद रहेगा इतना, ठीक बात है। इसके बाद में लिखिएगा, इसके बाद में आप लिखिएगा ब्राजील की धारा, ब्राजील की धारा, ये तो केवल डिटेल है, समझने वाली बात थी ना, वो तो वहां शुरुआत में अपन ने डायग्राम देखा था। अगर वो आपके माइंड में सेट बैठ गया तो प्रश्न गलत होने के कोई चांसेज नहीं होंगे, कोई चांस नहीं होगा कि आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। ब्राजील की धारा में लिखिएगा दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा का आगे बढ़ा हुआ रूप, जो 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक बहता है तथा यहां अर्जेंटीना के तट पर, फॉकलैंड की, अब देखना फॉकलैंड, फ्लोरिडा ये नाम है ना, वहां तटों पर फॉकलैंड की ठंडी जलधारा से मिल जाती है। आगे बढ़ा हुआ रूप जो दक्षिणास्थ ठंडी जलधारा से मिल जाता है, ऐसे लिख लो, मिल जाता है। ठीक है, इसके बाद लिखिएगा, इसका ये है ना, ये गल्फ स्ट्रीम से छोटी है, याद रख लीजिएगा। इसके बाद लिखिएगा फॉकलैंड की धारा, इसमें लिखिएगा बस ठंडी जलधारा जो दक्षिण से आती है, ठंडी जल। इसके बाद में लिखिएगा दक्षिण अटलांटिक प्रवाह है। हाँ, 1 मिनट के लिए, अच्छा अपन ने इनका वर्गीकरण किया ही नहीं, क्यों नहीं, कर लेंगे। तभी मैं सोचूं क्या हुआ, दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह है या
दक्षिण अटलांटिक पछवा प्रवाह है, ये भी ठंडी धारा है, पछवा पवनों से प्रेरित होती है। एक लिखिएगा पेंगुला की धारा, ठंडी व अनियमित और कमजोर धारा। ये कोई बड़ी ठंडी धारा है नहीं, अनियमित और कमजोर धारा है भाई। यहीं से इसके लक्षण दिख गए। ब्राजील की धारा खुद ही यूं आ रही, मरी मरी आ रही, ठीक है। गल्फ स्ट्रीम तो बड़ी थी पहलवान की तरह, क्यों। आगे देखिएगा, अब आप लिख सकते हैं दक्षिण अटलांटिक, दक्षिणी अटलांटिक की धाराएं, है ना। और दक्षिणी अटलांटिक की धाराओं में एक तरफ गर्म लिखना है और एक तरफ ठंडी लिखना है। गर्म धाराएं कौन सी हैं और ठंडी धाराएं कौन सी हैं। गर्म में है गर्म में आता है दक्षिण विषुवत रेखीय धारा, ये गर्म जल धारा है ना। इसके बाद में आप लिख सकते हैं ब्राजील की धारा, ब्राजील की, और उसके बाद में ऑकलैंड की धारा, ऑकलैंड की धारा ये ठंडी है। दक्षिण अटलांटिक प्रवाह ठंडा है और बेंगुला की धारा ठंडी, ठीक है। इसके बाद में लिखिएगा प्रति विषुवत रेखीय धारा, इसमें लिखना है उत्तर विषुवत रेखीय धारा तथा दक्षिण विषुवत रेखीय धारा, उत्तर विषुवत रेखीय धारा तथा दक्षिण विषुवत रेखीय धारा के लगातार बहने से पूर्व की तरफ जल की कमी तथा पश्चिम की तरफ, यानी महासागर का पूर्व पश्चिम है ब्राजील के तट पर, पश्चिम की तरफ जल की अधिकता अतः क्षतिपूर्ति के रूप में इन दोनों धाराओं के बीच, इन दोनों धाराओं के बीच चलने वाली गर्म जल धारा, ये आपको याद रख लेना है प्रति विषुवत रेखीय धारा के रूप में। याद रह जाएगा इतना? रह जाएगा सर, रह जाएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थी अपनी आज की क्लास की बातें, बाकी करते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार, जय हिंद। हाँ, अगले पार्ट में अपन प्रशांत महासागर और हिंद महासागर इनकी धाराएं पढ़ने वाले हैं। अभ्यास जरूर कीजिएगा, एक दो बार लिखिएगा, कोई ट्रिक नहीं है, ट्रिक से आप सिलेक्शन तक नहीं पहुंच पाएंगे, ये सत्य बात है। क्यों? क्योंकि ट्रिक कितनी याद करोगे, कॉन्सेप्ट बेस्ड चीजें समझो, रट्टा मारने वाली रट्टा ही मारनी पड़ेंगी। जय हिंद, जय भारत, मुस्कुराते रहिए।